फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार, संकुचन और विसरण क्या है और ठोसों में यह प्रक्रिया कम की होती है। तो पहले तो पूछ रहा है कि है क्या, तो पहले बताना कि क्या है। तो हम जाते प्रसार, संकुचन और विसरण, ये है क्या आखिरकार। तो जो प्रसार होता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण को जो गति करने की ऊर्जा होती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, वह बढ़ जाती है और ऐसे ही पदार्थ फैलने लगते हैं। इसी फैलने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रसार। हम उदाहरण से भी देख सकते हैं। अगर हमको अगरबत्ती का सुगंध लेना रहेगा, मतलब जलाए नहीं, अगरबत्ती का सुगंध लेता, उसके पास जाना पड़ेगा तभी सुगंध आएगा। लेकिन अगर हम जला दें और कुछ दूरी पर भी चले जाएंगे तो उसका सुगंध आ जाएगा। मतलब इसमें प्रसार का भी भूमिका है कि क्योंकि जब नहीं जलाए थे तब तो जब मतलब उसको जला दिए तो गर्म हो गया था, इसका जो कण था वो फैलने लगा, यानी कि उसका कण प्रसारित हो गया, फिर उसका सुगंध दूर तक चला गया, जिससे हम दूर जाकर भी उसका सुगंध ले पाए। फिर अगला था संकुचन। देखो संकुचन प्रसार के बिल्कुल उल्टा होता है। सिर्फ प्रसार में तो पदार्थ गर्म होते हैं तो फैलते हैं, लेकिन जो संकुचन होता है, मतलब जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसके कणों को जो गति करने की ऊर्जा आती है वह कम होने लगती है, फिर वह धीरे धीरे कंपन करने लगते हैं, फिर एक जगह सिमट कर आ जाते हैं और एकदम सिकुड़ जाते हैं। उसे हम कहते हैं संकुचन। जैसे कि जब हम पानी को ठंडा करते हैं, पानी को मतलब ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं तो देखते हैं बर्फ़ बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पदार्थ को हम ठंडा किए, पानी को, तो उसमें जो कण था वो धीरे धीरे सिमट कर एक स्थान पर आ गया और बर्फ़ का रूप धारण कर लिया, तो उसका संकुचन हो गया। फिर अगला था विसरण। तो किसी पदार्थ का जो अधिक सांद्रता, यानी कि जिस जगह पे वो ज़्यादा है, से कम सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। अभी अधिक सांद्रता का मतलब होगा जहाँ पे वह पदार्थ ज़्यादा रहेगा वहाँ से वह कम सांद्रता की ओर जाएगा, यानी कि जहाँ पे चीज़ कम रहेगा उधर की ओर जाएगा, उसे हम कहते हैं विसरण। और ठोसों में यह प्रक्रिया कम क्यों होती है। देखो प्रसार और संकुचन यह दोनों ही ठोसों में ना बहुत ही कम होती है। ये तो हम जानते हैं, जो ठोस होते हैं उनमें अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और अंतराणु का स्थान, इसी कारण अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। तो जो और ठोसों में प्रक्रिया कम इसलिए होती है क्योंकि जब हम ठोस को गर्म करेंगे, उनका प्रसार करने के लिए जब ठोस को गर्म करेंगे तो चूँकि उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, गति करने की ऊर्जा, वो बहुत ही कम होती है और उनमें अंतराणु का आकर्षण बल भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा, और अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, जिससे मतलब हम बहुत ज़्यादा भी ऊर्जा दे देते हैं फिर अपने अंतराणु आकर्षण बल को नहीं छोड़ता है और मतलब एक ही मन रहता है, इसलिए उनका ज़्यादा प्रसार यानी कि ज़्यादा फैलना नहीं हो पाता है, ये बहुत ही कम होता है ठोसों में। तो संकुचन में तो पदार्थ को ठंडा किया जाता है। जब हम ठोस को ठंडा करते हैं तो चूँकि हम जानते हैं कि इसमें मतलब अंतराणु और आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और अंतराणु का समय बहुत कम होता है, यानी कि उसके कण जो होंगे अत्यधिक सटे हुए होंगे, तो ठंडा करने पर तो और तो कण पास पास ही आने लगता है, उनमें पहले से सटे हैं और मतलब ठंडा करेंगे तो और पास ही आएगा ना, जिसके कारण मतलब जिसमें और अत्यधिक पास नहीं आ पाएंगे, जिससे उनका संकुचन भी बहुत ही कम होगा। फिर था विसरण। तो विसरण में तो ठोसों में ऐसा होता ही नहीं है विसरण, यानी कि इसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ नहीं मिल सकते क्योंकि इनमें भाव की प्रवृत्ति ही नहीं पाई जाती, इसलिए इनमें विसरण नहीं हो पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उदरपातन क्या, उदाहरण देकर बताएं। सामान्यतः हम अपने आसपास देखते हैं कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले वह द्रव में बदलता है, फिर उस द्रव को और ज़्यादा गर्म करते हैं तब वह गैस में बदलता है। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं, कुछ खास ठोस पदार्थ है जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो सीधे गैस में बदल जाता है और पूर्णतः जब हम उस गैस को ठंडा कर देते हैं तो फिर से ठोस में बदल जाता है। इनके इसमें द्रव जो बीच वाला स्टेप है द्रव, उसको छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया हम कहते हैं उदरपातन। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे कपूर। जब हम पूजा के लिए कपूर का उपयोग करते हैं तो उसको जो जलाते हैं तो द्रव नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाएगा। और इसका अन्य उदाहरण हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, रसायन शास्त्र का मतलब एक रसायन है ये अमोनियम क्लोराइड। फिर नैफ्थलीन की गोलियाँ, इसको ना अलमारी में रखा जाता है ताकि कपड़े को कीड़ों से बचाया जा सके। और यह भी जो होता है ना, जब इसको मतलब हम रख देते हैं फिर बहुत दिन बाद खोलेंगे तो देखिए गोलियाँ छोटी हो गई होगी, क्योंकि उनका भी तो उदरपातन होता है, यानी कि जो ठोस रहता है नैफ्थलीन की गोलियाँ उसे देख गैस में बदलता जाता है। फिर इसका और उदाहरण शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी के ठोस रूप को कहा जाता है शुष्क बर्फ, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को भी ठंडा किया जाता है तो वह सीधे बर्फ में बदल जाता है, लेकिन वह शुष्क बर्फ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रव के कुछ गुणों को बताएं। तो द्रव का पहला गुण तो ये है कि द्रव की आकृति होती है वह अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होते हैं। इनके हम मान लें हम 1 लीटर पानी लिए और पहले उसको कटोरी में रखते हैं,
तो कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार ले लेगा, फिर हम ग्लास में रखेंगे तो फिर ग्लास का आकार ले लेगा, फिर बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा। यानी कि हम जिस भी बर्तन में डालते जाए उस बर्तन का आकार लेता जाएगा। यानी कि इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है, आकृति तो हर बार बदल रहा है। और इसका आयतन, जब हम 1 लीटर पानी डालें तो कटोरी में भी 1 लीटर ही था, बोतल में डाले उसमें भी 1 लीटर ही था। मतलब उसका फिक्स ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 2 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर नहीं होगा, बल्कि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। इसीलिए जो द्रव होते हैं उनकी जो आकृति होती है वह निश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। इसका दूसरा गुण हो जाएगा, जो द्रव होता है वह लगभग असंपीड्य ही होता है, लेकिन फिर भी उसको ठोस की तुलना में थोड़ा सा दबाया जा सकता है। फिर अगला जगह जो द्रव होते हैं उनके घनत्व ना ठोसों से कम होता है, क्योंकि ठोस में बहुत ज़्यादा कण भरा होता है, इसलिए वह ज़्यादा भारी होता है, जबकि जो द्रव होते हैं उनमें थोड़ा ठोस की तुलना में थोड़ा कम ही कण भरा होता है, इसलिए उनमें अंतराणु का आकर्षण बल भी कम और अंतराणु का सन भी ज़्यादा होता है। इसलिए द्रव का घनत्व जो होता है वह ठोसों से कम होता है। फिर अगला है कि क्या द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, यदि हाँ तो कैसे। तो इसका होगा कि हाँ, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव के जो कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा मतलब अत्यधिक होती है। उनमें गति यानी कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उतने भी स्वतंत्र नहीं रहते हैं कि एक दूसरे को छोड़ के ही चले जाएं, बल्कि उनमें क्योंकि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनका जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वह ठोसों से कम और अंतराणु का स्थान ठोस से ज़्यादा होता है, और इसलिए उनकी गति ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, इसी कारण उनमें बहाव की प्रवृत्ति आ ही जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या विसरण की दर पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करती है, यदि हाँ तो एक प्रयोग करके दिखाइए। तो विसरण का जो दर होता है वह पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व कम है तो वह जल्दी ही विसरित हो जाता है, लेकिन अगर पदार्थ घनत्व ज़्यादा है वह जल्दी विसरित नहीं हो पाता है। इस बात को समझने के लिए एक प्रयोग करना आवश्यक है। इस प्रयोग में जो उपयोगी वस्तु होगी पहले मैं उनको बता दूँ। पहला तो 2 बीकर लेना है और स्याही, शहद और जल लेना है। फिर मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1 में तो पहले दोनों बीकर में समान रूप से जल भरना है। अगर एक में 1 लीटर भरे तो दूसरे में भी 1 लीटर ही भरना है। फिर एक बीकर का नाम ए रख देंगे और एक बीकर का बी रख देंगे। फिर स्टेप 2 में जो बीकर ए रहेगा उसमें 5 बूंद स्याही डाल देंगे और बीकर बी में 5 बूंद शहद डाल देंगे। फिर स्टेप 3 में तो बस हमको देखना है, अवलोकन करना है कि कौन जल्दी विसरित हो रहा है, यानी कि कौन जल्दी पानी में मिल रहा है। हम देखेंगे तो स्याही जो होगा पानी में जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि स्याही पानी जल्दी मिल जाएगा और शहद लेट से मिलेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो स्याही था उसका घनत्व ना कम था, इसलिए वह जल्दी विसरित हो गया, लेकिन जो शहद था उसका घनत्व ज़्यादा था, इसलिए वह जल्दी विसरित नहीं हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर विसरण का वेग बढ़ जाता है, क्यों। तो ताप बढ़ाने पर ना विसरण का वेग बढ़ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बता चुके हैं जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है उसकी गति करने की ऊर्जा, मतलब उसके कण की जो गति करने की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, वह बढ़ जाती है। ऐसे में गति जो बढ़ेगी तो जल्दी मिलने लगेंगे, अर्थात जो विसरण का वेग बढ़ जाएगा। इसलिए हम देखते हैं एक कॉपर सल्फेट होता है, उसका जो रवा होता है इसको इंग्लिश में क्रिस्टल कहते हैं। वह जो क्या होता है, वह जो रवा होता है अगर उसको गर्मी में मतलब जल्दी विसरित होता है और ज़्यादा तापमान पर जल्दी विसरित होता है और कम तापमान पर धीमा। और एक और भी उदाहरण दे सकते हैं, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में मतलब अगर चाय में हम चीनी डालें और उसको मतलब खोलने के लिए नहीं रखे और वैसे ही छोड़ दे कि मिल जाएगा, लेकिन बहुत देर तक मिलेगा, उसमें जल्दी चाय भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम उसको खोला देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, जिससे वह जल्दी विसरित हो जाता है और चाय जल्दी बन जाता है। फिर अगला कि द्रव का जमना क्या है। तो जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसका संकुचन होता है, यानी कि उसके जो कण होते हैं वह एक जगह सिमट कर आने लगते हैं। तो ऐसे होता है जो किसी भी द्रव का जब संकुचन होता है, यानी कि जब उनको ठंडा किया जाता है तो जो कण होते हैं एक जगह सिमट कर आ जाते हैं और ऐसे करते करते ठोस का रूप धारण कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं द्रव का जमना। जैसे कि जो पानी होता है, जब पानी को ठंडा किया जाता है तो पानी का जो कण होता है एक जगह सिमट कर आता है और बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं, तो इसी को होंगे द्रव का जमना। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन क्या है। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर या किसी कमरे के ताप पर ही अगर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पन। यहाँ पर क्वथनांक है, पहले क्वथनांक क्या होता है पहले जान लेते हैं। जो क्वथनांक होता है, अगर किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वाष्प बदल जाता है, तो जिस तापमान से बदलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसमें क्या था वाष्पन जो मतलब कोई भी द्रव जो कि अपने क्वथनांक के नीचे के ही ताप पर या फिर कमरे के ताप पर ही जो मतलब खुद ब खुद बन जाता है वाष्प, उसे हम वाष्पन कहते हैं। यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है।
जैसे कि जब हम देखते हैं गर्मी में तालाबों के पानी सूख जाते हैं, या फिर जब हम किसी प्लेट में या फिर कुछ में भी पानी रख के अगर छत पर छोड़ दें तो कुछ देर में गायब हो जाता है। ये वाष्पन के कारण ही होता है, और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब हम जानते हैं कि जो द्रव होते हैं उनके कणों की गति, मतलब उनके कण हमेशा गति करते रहते हैं। तो कण जो गति करते रहते हैं तो वो कभी हवा के कणों से भी टकराते हैं, तो ऐसे में उसकी जो गति जो जाती है बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो पारस्परिक आकर्षण बल छुड़ा लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं वाष्पन। वाष्पन की विभिन्न दरों को बताएं। तो वाष्पन का पहला दर द्रव की प्रकृति। तो द्रव की यानी कि हमें देखना है कि द्रव की प्रकृति कैसा है। अगर द्रव का क्वथनांक यानी कि जिस तापमान पर वह गैस में बदल जाता है और वह ज़्यादा है तो वह उसका वाष्पन जो होगा वह धीरे होगा। अगर किसी क्वथनांक उसका कम है तो उसका जल्दी ही हो जाएगा। जैसे हम तुलना करेंगे ईथर और पानी का, क्योंकि ईथर का क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेल्सियस और पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ईथर जो होगा उसका क्वथनांक कम है, इसलिए जल्दी मतलब उसका वाष्पन जल्दी ही हो जाएगा, और पानी का थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वह ज़्यादा है। फिर दूसरा द्रव का तापमान। अगर द्रव का तापमान ज़्यादा है तो जल्दी वाष्पित हो जाता है, द्रव का तापमान कम है तो धीरे धीरे वाष्पित होगा, क्योंकि जब द्रव को जो गर्म करते तो उसका कणों का गति और बढ़ जाता है तो और जल्दी वाष्पित हो जाएगा, लेकिन अगर ठंडा रहेगा तो धीमा होगा। फिर अगला है वायु का वेग। अगर वायु का वेग अधिक रहेगा, यानी कि जब हम पानी को लेके किसी हवादार जगह पर रख देते हैं तो हवादार जगह पर रखने पर जो हवा तेज चलती रहती है तो द्रव के कणों को ना तेजी से ले जाता है, जिससे वाष्पन जल्दी हो जाता है। जहाँ पे वायु का वेग कम रहता है वहाँ पे वाष्पन धीमा होता है। फिर अगला पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे तुलना करेंगे, जैसे हम मतलब आप कुछ पानी को रख देते हैं ग्लास में और कुछ को थाली में, फिर दोनों को हम अगर छत पे रखेंगे तो उन दोनों में पहले जल्दी वाष्पन होगा थाली का पानी का, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा था और ज़्यादा से ज़्यादा कण वायु के संपर्क में आ रहा था, इसलिए उसमें जल्दी हो गया। एक सतही प्रक्रिया, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है वाष्पन। उसका सबसे लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण आर्द्रता, यानी कि पहले हम जानते हैं कि आर्द्रता है क्या। तो जो हवा में वाष्प की मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो अगर आर्द्रता कभी अधिक होता है, जिसे हम नमी कहते हैं, अगर कभी आर्द्रता अधिक रहता है हवा में, यानी कि नमी की मात्रा अधिक होती है, जिसमें पानी की मात्रा कहते हैं, अगर अधिक रहता है वाष्पन धीमा होगा, कि पहले से उसमें नमी की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो उसका और क्षमता ही नहीं रहेगा लेने का, तो कैसे ले पाएगा। इसलिए और जब वायु का आर्द्रता यानी कि कम होता है, जब उसमें वाष्प की मात्रा कम होती है तो जल्दी होता है। इसलिए हम देखते हैं जो गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते, लेकिन ठंडी के दिनों में कपड़े धीमा सूखते हैं। फिर अगला वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, क्या कथन सत्य है? यदि हाँ तो कैसे? तो ये बिल्कुल सही बात है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि जब वाष्पन होता है किसी द्रव का वाष्पन होता है तो वाष्पन होने के लिए जो उसको ऊष्मा की जरूरत होती है तो वह मतलब आसपास के किसी कण या द्रव के कण से चुरा लेता है, जिससे वह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। इसे उदाहरण ले सकते हैं, जब हम हाथ पर स्प्रिट लगाते हैं जिसे सैनिटाइजर कहते हैं तो हमारे हाथ कुछ देर के लिए हमें ठंडक महसूस होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्प्रिट होता है ना उसका क्वथनांक कम होता है और उसे वाष्प बना होता है। तो जैसे हमारे हाथ पर आता है तो उसको जो और ऊष्मा की आवश्यकता होता है वो हमारे हाथों से ले लेता है, इसलिए हमारा हाथ ठंडा हो जाता है और वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। चूँकि वो डब्बे में तो द्रव रूप में ही रहता है, लेकिन निकलते वाष्प बदल जाता है, वाष्प बन जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। फिर अगला है कि मिट्टी की सुराही में रखा पानी गर्म क्यों नहीं होता है। तो मिट्टी की सुराही में रखा पानी गर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मिट्टी की सुराही होती है उसमें बाहरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिख सकते हैं, और जो इस छोटे छिद्र होते हैं उसी जब हम पानी रखते हैं तो उसी छिद्र से जो पानी रिस का बाहर आने लगता है, और जो रिस अब उसको तो वाष्पन मतलब उसका वाष्पन होगा तो उसको तो ऊष्मा की ज़रूरत होगी, तो वह मटके में जो पानी रहेगा उसमें से ले लेता है ऊष्मा, फिर उसका वाष्पन हो जाता है। इसलिए जो मटके के अंदर का पानी होता है वह ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग अधिकतर मटके का पानी पीते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनना सर्वोत्तम क्यों माना जाता है। तो गर्मी में सूती वस्त्र पहनना सर्वोत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सूती वस्त्र होता है वह जल का एक अच्छा शोषक है, यानी कि जल को ना जल्दी सोख लेता है। तो जब हमारे शरीर में पसीना आता है तो उसे जल्दी सोख लेता है और वायु के संपर्क में ला देता है। अब उसका भी वाष्पन होगा, तो वाष्पन होने के लिए जो उसे आवश्यक ऊष्मा होगी हमारे शरीर से ले लेता है, इसलिए हमारा शरीर ठंडक महसूस होता है। इसलिए गर्मी में सूती वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना जाता है।